मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं अपने पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी के बेसिस पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पॉलिटी का, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में डिकोड करने जा रहा हूँ, जो 2011 से लेकर 2020 तक यूपीएससी ने पूछे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं डिकोड करता हूँ, उसको केवल क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में ना देखें। जो बातें मैं समझाना चाहता हूँ इस डिकोडेशन के द्वारा, कि इस डिकोड के द्वारा मैं क्या बताना चाहता हूँ और आगे क्या यूपीएससी का माइंडसेट और किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, या टॉपिक बताने के बाद से मैं बताता हूँ कि टॉपिक के किस तरह से इर्द-गिर्द से वो क्वेश्चन बनाता है। समटाइम्स उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, समटाइम्स उसके करंट अपडेट से, समटाइम्स उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, समटाइम्स उसके किसी आर्टिकल से। तो इस तरह से क्वेश्चन जो यूपीएससी बना रहा है, उस माइंडसेट को पकड़ना। ये डिकोडेशन का जो मैंने कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो मैं डिकोड करता हूँ आप लोग को, इस डिकोड में मैं यही चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग उस बात को समझें। प्रिपेयर कैसे करेंगे, फिर से मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। पहले मेरा वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद से मेरे वेबसाइट पे जाइए और उन क्वेश्चंस को प्रिंट आउट कर लीजिए, या प्रिंट आउट ही कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा प्रिंट आउट कर लीजिए। उसके बाद से उसमें जहाँ-जहाँ मैंने स्पेस दिए हैं, उन स्पेस पे उस पेज को ले जाके लक्ष्मीकांत के उस चैप्टर पे ले जाके चिपका दीजिए। और वहाँ पे लक्ष्मीकांत पे पढ़िए, और जो-जो पॉइंट उसमें लगते हैं कि ये इससे रिलेटेड है, जो अपडेशन है या करंट से कुछ गूगल करके उसमें डालने हैं, तो उठा के वहाँ डाल दीजिए। वो हाथ के हाथ आपका एक-एक चैप्टर तैयार होते जा रहा है, एक-एक सब्जेक्ट तैयार होते जा रहा है, और इस तरह से आप बहुत श्योर शॉर्ट मैनर में अपने प्रिपरेशन को लेके जा सकते हैं। एक लंबी जर्नी के बाद से आप एग्ज़ाम ऐसे फ़ील होगा कि आप श्योरली प्रिपेयर्ड हो। मतलब ऐसा ब्लाइंड फेथ कभी नहीं, ब्लाइंडली आपको कभी नहीं लगेगा कि आप ब्लाइंडली जाके एग्ज़ाम में खेल रहे हो, या ब्लाइंडली इस एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम दे रहे हो। जो लोग भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, सीरियसली देखिए, इट्स नॉट अ कॉमेडी चैनल। पेन एंड पेपर लेके देखा कीजिए, जहाँ पे मैं कुछ समझाने वाली बात बताता हूँ, या लक्ष्मीकांत खोल के बैठ जाया कीजिए जब मैं आप लोग को बताता हूँ। या मेरे वीडियो देखने से पहले मेरे वेबसाइट पे विज़िट करके उस चैप्टर को डाउनलोड कर लिया कीजिए, और फिर मेरे साथ मेरे वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आएँगे, ठीक है? अब मैं इसको अपने वीडियो को लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चल रहा हूँ, और वहाँ पे मैं डिकोड करके आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ। और जिन लोगों को ये लगता है कि मैं थोड़ा-सा डिले हूँ, या वीडियोज़ मेरे डिले आ रहे हैं, तो मैं डिकोडेशन का मेथड बता रही हूँ, और उस तरह से क्वेश्चन मैंने पुट अप करके रखे हैं कि आप जब क्वेश्चन समझेंगे तो आप अपने आप डिकोड कर पाएँगे। तो उस तरह से जाके आप खुद भी देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे विज़िट करके, और इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप उस पे जाके विज़िट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अब आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले आया, जिसमें मैं ये हेडिंग दिया हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2011 से 20। ये 9 का मतलब है कि ये 9th टॉपिक है पॉलिटी का, ठीक है ना? ऐसे करके शायद 20 टॉपिक मैंने बनाए हैं, ठीक है ना? तो देखिए, 2011 में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2012 में इससे क्वेश्चन आया है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर को करके जाएँगे और अच्छे से करके जाएँगे, और जिस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट को ज़रूर करके जाएँगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है 2012 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्वेश्चन पूछता है। इसके जो मेन प्रोविजंस हैं उसको आप तैयार कर लेंगे, याद कर, और जो यहाँ ऑप्शंस में दिए हैं उनको तो रट ही लेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन से फिर से बना के आपको पूछ सकता है। और अगर ये 2 ऑप्शन जो इसमें दिए रहते हैं, जो सॉल्यूशन में आंसर में होते हैं, उन ऑप्शंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो वो अपने आप किसी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। यूपीएससी के जो नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट होंगे उसमें। इसमें पूछा है कि 1919 एक्ट में क्या फीचर था? ये फीचर था क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। यस, 1909 में जो एक्ट आया था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में था डायरकी, जबकि यहाँ पे प्रोविंसेस में थी। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम नहीं है, 1909 में था। ये 1919 में नहीं था।
देखिए अब 1909 और 1919 में मिक्स कर दिया है। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस समझ में आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वाला पार्ट में जैसे कहता हूँ, और पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये दोनों एक जैसे हैं और एक ही पार्ट है, क्योंकि वहां से हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री खत्म हुआ था हमारा, तभी से तो हमारा पॉलिटी स्टार्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फॉर्मेशन चालू हुआ था। इसीलिए ये दोनों ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन जगह है। इन दोनों जगह से पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री एक दूसरे से कई जगह ट्रांजिशन में आ जाते हैं, कोलैब कर जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन दोनों, आप या इसको हिस्ट्री का क्वेश्चन समझ सकते हैं या पॉलिटी का क्वेश्चन समझ सकते हैं। मैं इसको पॉलिटी के क्वेश्चन में इसलिए रखते हैं क्योंकि एक्ट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एक्ट्स आए थे, तो इसलिए मैं पॉलिटी पोर्शन में इसको रखता हूँ। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, एस, डिवोल्यूशन कर दिया गया था सेंट्रल पावर को प्रोविंसेस में, ठीक है ना। तो ये पहला और तीसरा आंसर सही है इसमें, 1 और 3। दूसरा 1909 एक्ट का है, ठीक है ना। उसी तरह से नेक्स्ट 2013 में देखिए, 2013 में भी क्वेश्चन है, रेगुलरिटी है, देखिए रेगुलरिटी है। विद द रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कैसे सिलेक्ट किए गए थे और किस तरह से इलेक्ट किए गए थे। तो दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली था उनके द्वारा इलेक्ट किए गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, हाँ जी। तो देखिए अब 2014 में क्वेश्चन फिर से आया, मतलब 12, 13, 14 लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। 2014 में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम वेयर। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से तो कुछ लोग इसको आर्ट एंड कल्चर में, कुछ लोग इसको मॉडर्न में, कुछ लोग कहीं रख सकते हैं, बट मैं उसको यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में रखा हूँ, क्योंकि ये सत्यमेव जयते जो है जो नेशनल एम्बलम है वो मुंडिका उपनिषद से लिया गया है। ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, बट आप इसको ऐसे वैल्यू एडिशन इंफॉर्मेशन रख सकते हैं गूगल करके, और मुंडिका उपनिषद से आप जाके इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ के थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 2015 में क्वेश्चन फिर से पूछा गया, देखिए 12, 13, 14, 15 लगातार सवाल है पूछे जा रहे हैं इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो 2015 में पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, अभी देखिए 2012 में ही क्वेश्चन, 2012 में, यहाँ 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्वेश्चन पूछा, फिर 2015 में पूछा, 3 साल बाद। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 क्लियरली डिफाइंड, व्हाट डिफाइंड? द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इनके अलग अलग पावर को डिफाइन कर दिया कि ये सेंट्रल पावर है, ये प्रोविंशियल पावर, उनके जो एरिया ऑफ फंक्शनिंग है उसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। तो वही डायरकी जो आया था उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप इसको जाके वहाँ पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, इस डिटेल्स को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2016 में देखिए फिर से 2016 में क्वेश्चन है, मतलब देखिए लगातार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विद द रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट है इट रिकमेंड द फेडरल गवर्नमेंट, एस, कैबिनेट मिशन ने फेडरल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन किया था। इट इनलार्ज द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं था उसमें। इट प्रोवाइडेड मोर इंडियन इन द आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, नहीं ये भी नहीं था। तो यहाँ देखिए एकदम फैक्ट बेस है, और कैबिनेट मिशन का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था फेडरल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया 1, केवल एक आंसर। कैबिनेट मिशन 1946 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। 2017 में क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन 2018 में फिर से पूछा,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन 4 स्टेटमेंट का फॉर्मेशन पूछा है, क्रोनोलॉजिकल पूछा है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए टफ क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं सारे कुछ अलग वेग पॉइंट्स हैं, तो आप एग्जाम में इसको या तो छोड़ सकते हो या इन पॉइंट्स में से कोई 1-2 पॉइंट अगर याद आ रहा हो तो उसके बेसिस पे अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हो तो करो, अदरवाइज दिस वाज ए टफ क्वेश्चन, वन ऑफ द टफ क्वेश्चन, यू मे लीव इट। तो मैं फिर भी इसको पढ़ता हूँ और बताता हूँ क्या है। 3, 2, 1, 4 ये सीक्वेंस है। मतलब पहला है एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकम अ नेशनल कैरियर। एयर इंडिया को सबसे पहले नेशनलाइज किया गया था इन चारों पॉइंट के रेफरेंस में। फिर उसके बाद से दूसरा, इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंकिंग कैरियर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसको रीनेम किया गया था। फिर उसके बाद से है 1, द फर्स्ट ड्रामेटिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म इन द स्टेट इन इंडिया में पहला ऐसा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने गवर्नमेंट फॉर्म किया। उसके बाद से था गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। गोवा बाद में इंडिपेंडेंट बना, पहले गोवा जो था आई थिंक पुर्तगाली का पार्ट, ठीक है ना। उस तरह से देखिए फिर से 2018 में एक और क्वेश्चन, मतलब एक ही साल 2 क्वेश्चन पूछ गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ये क्वेश्चन क्या है? इन द फेडरेशन established by the government of India Act 1935, मतलब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन पूछा। 1919 से पूछा, 1909 से पूछा, 1935 से पूछा, 1946 जो कैबिनेट मिशन उससे पूछा, अब 1935 से यहाँ पूछा। उसमें कह रहे जो रेजिड्यूरी पावर है वर गिवन टू होम। रेजिड्यूरी पावर के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता दूं, रेजिड्यूरी पावर वो पावर है जो ना सेंटर में मेंशन है ना स्टेट में मेंशन। लिस्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो जो उन दोनों लिस्ट में नहीं मेंशन किया गया है उस पावर को रेजिड्यूरी पावर कहते हैं। अभी प्रेजेंटली क्या है, जो 7 शेड्यूल में करंट लिस्ट जो है उसको रेजिड्यूरी पावर कह सकते हैं, ठीक है ना। कि जैसे एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, तो जो जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सेंट्रल लॉ बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट लॉ बनाता है। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई बनाया है कोई लॉ तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा। लेकिन रेजिड्यूरी पावर क्या है? जो कहीं भी मेंशन नहीं है, जो जो पावर कहीं भी मेंशन नहीं है उस पावर को रेजिड्यूरी पावर कहते हैं। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये है कि रेजिड्यूरी पावर वो पावर है जो अगर कहीं भी मेंशन नहीं है तो उसको सेंट्रल लिस्ट में माना जाए, ठीक है ना। उस टाइम में क्या था, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, उस समय था वो पावर जो दे दिया गया था वो गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया था, क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या थे, यहाँ पे एक तरह से एम्बेसडर थे और यहाँ पे वो रूल उनके थ्रू रूल करते थे, ठीक है ना। तो 2018 19-20 में क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो देयर इज हाई चांसेस कि 21-22 में क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, तो आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि किस तरह से आप इस चैप्टर को तैयार करेंगे। जो मैंने तरीका बताया है उसी तरह से आपको तैयार करना है। और इसके लिए बुक जो मैंने रिकमेंड किया था वो लक्ष्मीकांत का बुक किया था, उस लक्ष्मीकांत बुक को आप मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इस सीरीज में करते करते 8 वीडियोस और 10 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आई बटन में आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो को अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ से जाके बाकी सारे सीरीज देख सकते हैं। मैं पूरा सीरीज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद से मैं मेंस वाले पार्ट पे स्विच करूँ, क्योंकि मेंस को भी मैंने डिकोड किया हुआ है। उसके भी कौन सा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं कोशिश करूँगा कि उसे क्वेश्चन के आंसर ही आप लोग को लिख के और बताऊं, ताकि मेरा भी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि साथ साथ मैं भी अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये वाला प्रीलिम्स वाला तो आप अपने हैंड पे करोगे, मेंस वाला भी अपने हैंड पे करोगे, क्योंकि कोई किसी को आईएएस नहीं बना सकता है। आप खुद हो जो खुद को बनाओगे आईएएस, आप अपनी पर्सनालिटी को खुद कल्टीवेट करोगे, अंडरस्टैंडिंग खुद बढ़ाओगे सब्जेक्ट की। हाँ, मेरे से जो गाइडेंस मिल सकती है, जो भी मेरे पास गाइडेंस नॉलेज है, मैं वो सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और आप लोगों को अपनी ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करने वाला हूँ।
और मेरा टारगेट है कि जब तक मैं आईएएस बनूं या नहीं बनूं या बन भी जाऊं, तो कम से कम मेरे गाइडेंस में, मेरे हेल्प से 1000 आईएएस आईपीएस बने जो पूरे हिंदुस्तान में, जो मैं ड्रीम करता हूं कि हाँ किस तरह से अपने देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होना चाहिए, किस तरह से लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो सुविधाएं मैं पहुंचा सकूं, लोगों को सर्विस सर्व करा सकूं। तो जितने लोग भी मेरे से जुड़ रहे हैं, आप लोग मेरे से डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं, इनडायरेक्टली अगर यूट्यूब से जुड़े हैं तो ठीक ही है, डायरेक्टली भी आप गाइडेंस चाहते हैं तो मैं एक लाइव सेशन डेली रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में मैं सब लोगों को ऐड कर दूंगा, जो जो भी इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस आप लोगों को चाहिए होगा मैं प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों को आईएएस बनने में हेल्प करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके नियर डियर या आपके आसपास में, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी हेल्प पहुंच सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।